मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 19 शिल्प और शौर्य। बादल के चेहरे पर जो रेखाएं थीं, वे असामान्य थीं। ऐसा नहीं था कि वो घबराया हुआ था। राजपूत शिरोमणि शूरवीर गोरा और उसके भाई बादल से तो घबराहट भी घबराती थी। वो तो गहरी सोच में डूबा था और पूरी तरह आशंकित था। आशंकित तो चित्तौड़ का जन जन था। कपटी अलाउद्दीन ने राजपूताने की शान को मिटाने के लिए जो जाल बिछाया था, चित्तौड़ के हृदय सम्राट महाराणा रतन सेन उसमें उलझ गए थे। बादल भी दुविधा में उलझा था। इसीलिए तो वह पूछ बैठा था महारानी पद्मिनी से, महारानी सा, केवल 3 दिन में 700 पालकियां कैसे तैयार हो सकती हैं? और वह भी छिपकर, इससे पहले कि महारानी पद्मिनी कुछ कह पाती, बीच में ही गोरा ने कहा था, कैसे महारानी सा? पालकियों के साथ साथ तलवारें और भाले भी तो तैयार करने हैं, 3500 सूरमाओं के लिए। वीरों, घबराओ मत, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है सब हो जाएगा बिना किसी बाधा के। महारानी पद्मिनी के स्वर में आश्वस्ति थी। लेकिन महारानी सा, पहली बार दुस्साहस किया था बादल और गोरा ने महारानी की बात को काटने का। लेकिन महारानी ने इसका बुरा नहीं माना। जानती थी वे कि दोनों शूरवीर चित्तौड़ की आन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तत्पर है। अपने आप से भी ज्यादा अपनी मातृभूमि का मान प्यारा है उन्हें। इसलिए उनकी शंका निराधार भी नहीं। इसलिए ही उन्होंने मेरी बात को काटने का दुस्साहस किया है। आखिर तो समुद्र पर पुल बांधने जैसा ही काम है, 3 दिन में ही 700 पालकियां तैयार कर देना। महारानी की आश्वस्ति भी निराधार न थी। जब उन्होंने बताया कि 2 विश्वकर्मा पुत्र शिल्प सरदारों मनु और मय ने इस कार्य को नियत समय पर पूरा कर देने का वचन दिया है, तो बादल और गोरा के मुख पर भी आश्वस्ति की छाया आ गई। ये प्रसंग उस समय का है जब भक्ति व शक्ति से परिपूर्ण रियासत चित्तौड़ पर महाराणा रतन सेन का शासन था। उनका विवाह सिंगलद्वीप के शासक हमीर सिंह की पुत्री पद्मिनी, पद्मावती से हुआ। पद्मिनी की सुंदरता, सुकोमलता, सद्बुद्धि, रूप व गुणों की चर्चा दूर दूर तक सुनी जा रही थी। उन्हीं दिनों जब चित्तौड़ के दरबार से राघव नामक कपटी ब्राह्मण को निकाला गया, तो वह बदले की आग में जलता दिल्ली दरबार पहुंचा। दिल्ली के कामुक शहंशाह अलाउद्दीन खिलजी के सामने उसने पद्मिनी के रूप और सुंदरता का कुछ ऐसा बखान किया कि खिलजी रानी पद्मिनी को हासिल कर लेने को आतुर हो उठा। राघव के इन वचनों ने तो अग्नि में घी का ही काम कर दिया। बादशाह सलामत। पद्मिनी के बिना आपके दरबार की शोभा तो अधूरी है। शहंशाह होकर भी आप रतन सेन के मुकाबले फकीर ही हैं। दुनिया भर की दौलत पद्मिनी के रूप के खजाने के सामने छोटी पड़ जाती है। कैसी विडंबना थी कि दुष्ट राघव अभिमानी अलाउद्दीन का अप्रोक्ष अपमान कर रहा था, लेकिन वह उसे कुछ भी न कह सका था। उस कपटी राघव ने केवल शहंशाह की कामाग्नि को ही नहीं भड़काया, बल्कि यह कहते हुए उसके मन में लोभ भी जगा दिया कि महारानी पद्मिनी को महाराणा रतन सेन से छीन लेने से आपको राजस्थान के अंदर घुसने का मार्ग तो मिलेगा ही, साथ ही चित्तौड़ का ताज आपके सिर पर होगा और राजपूती शान आपके पैरों तले। राघव की युक्ति काम कर गई थी। अलाउद्दीन की हालत कुछ ऐसी थी मानो अभी अभी उसकी नींद टूटी हो। उसके सामने रूप का खजाना लुट रहा था और वह सोया था जैसे। उसे अपने आप पर हैरानी हो रही थी। खुद ही से ठगा सा रह गया था वो तो। उसने राघव को भरपूर इनाम देते हुए कहा था, ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे चित्तौड़ की सीमा पर मिले। नादान अलाउद्दीन ने पहले तो सीधे ही चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। जैसा होना था हुआ। अलाउद्दीन असफल रहा। चित्तौड़ के किले के भीतर से निकले रणबांकुरों ने मुगल सैनिकों का शिकार चिड़ियों की तरह किया। यद्यपि दुष्ट राघव ने चित्तौड़ के महाराणा रतन सेन की शक्ति व उसकी सेना की बहादुरी का परिचय तो बातों बातों में अलाउद्दीन को दे दिया था, फिर भी उसे यह उम्मीद न थी कि चित्तौड़ में उसे यूं लोहे की दीवार से टकराना होगा। जब उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने का कोई रास्ता न दिखाई दिया, तो उसने छल से काम लिया। राणा रतन सेन के पास संदेश भेजकर उसने विनयपूर्वक निवेदन किया कि यदि आप मुझे रानी पद्मिनी के दर्शन मात्र भी करा देंगे तो मैं चुपचाप वापस दिल्ली लौट जाऊंगा।
समय की गति जान समझकर रतनसेन ने भी दिल्ली सम्राट की बात को मान लेने में ही प्रजा की भलाई समझी। वैसे भी राजा रतनसेन के सामने ये प्रस्ताव इस प्रकार से रखा गया था कि उन्हें इसमें अपनी रानी की बड़ाई ही लगी। वे खिलजी के मन के मैल को न देख सके। ऐसा होता ही है, एक भला इंसान दूसरों को भी अपने जैसा ही समझता है। यही उनकी भूल थी। जल महल के साथ बने भवन में बादशाह के लिए जलपान का आयोजन किया गया। जल महल की ओर पीठ करके बादशाह को बैठाया गया। सामने रखे शीशे, आईने में ही खिलजी को रानी पद्मिनी की छवि दिखा दी गई। अब तक तो अलाउद्दीन ने पद्मिनी के बारे में सुना ही था और वह दिल्ली से निकलकर चित्तौड़ आ गया था, और अब जब उसने पद्मिनी को देख लिया तो उसके लिए दिल्ली लौटना नामुमकिन हो गया। वो किसी भी कीमत पर पद्मिनी को पाने के लिए आतुर था। उसके पास बल की कमी न थी, लेकिन वो जान चुका था कि बल से न तो वो चित्तौड़ को ही जीत सकता है और न ही पद्मिनी को पा सकता है। इसलिए उसने कपट का सहारा लेने की सोची। शिष्टाचार के नाते जब राजा रतनसेन अलाउद्दीन खिलजी को विदा करने के लिए दुर्ग के मुख्य द्वार तक गए तो अलाउद्दीन उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा और अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए वो राजा रतनसेन को किले के मुख्य द्वार से बाहर निकाल ले गया। अलाउद्दीन का शिविर पहाड़ी के नीचे था। शिष्टावश सरल हृदय राजा रतनसेन बादशाह के साथ बातें करते करते उसी शिविर की ओर बढ़ चले। मौके का लाभ उठाकर नीच अलाउद्दीन ने रतनसेन को तुरंत कैद कर लिया और रानी पद्मिनी को संदेश भिजवा दिया कि तुम्हारा पति मेरी कैद में है। यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो रतनसेन को जीवित छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा चित्तौड़ की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अलाउद्दीन की चाल काम कर गई थी, इसीलिए आज संपूर्ण चित्तौड़ ही जैसे अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। चित्तौड़ की सेना में गोरा व बादल नाम के दो अति विश्वसनीय रणबांकुरे राजपूत थे। महारानी पद्मिनी ने इन दोनों महाभटों को एक योजना को साझा करने के लिए ही अपने पास बुलाया था। महारानी चाहती थी कि अलाउद्दीन के छल का जवाब छल ही से दिया जाए। महारानी की योजना थी कि दिल्ली के सुल्तान को सूचना भेज दी जाए कि महारानी अपनी 700 सखियों के साथ उससे मिलने आ रही है। 700 सखियों के स्थान पर 700 पालकियों में राजपूत योद्धा स्त्री वेश में सवार रहेंगे और उन पालकियों को कहार वेश में 2800 शूरमा धोते ले चलेंगे। इस प्रकार 3500 चुनिंदा शूरमा जब अलाउद्दीन के खेमे पर हमला करेंगे तो उसे समझ आ जाएगा कि वो दही के धोखे में चूना खा रहा था। रानी शाह की योजना तो ठीक थी, लेकिन सुल्तान का दिया हुआ समय बहुत ही कम था। गोरा और बादल को ये कार्य असंभव सा लग रहा था। वे चाहते थे कि थोड़ा समय और मिल जाए, लेकिन महारानी ने बहुत सोच समझकर ही 3 दिन का समय दिया था। अधिक समय लगने पर योजना की खबर शत्रु खेमे तक पहुंच सकती थी। दूसरे अलाउद्दीन दिल्ली की ओर कूच कर सकता था। राजपूताने से बाहर निकल जाने पर उसे छकाना और योजना को गुप्त बनाए रखना संभव न होता। अभी तो वो अपने शिविर में था और रतनसेन को भी वहीं एक खेमे में ही बंदी बनाकर रखा गया था। दिल्ली पहुंचने पर न जाने उन्हें किस काल कोठरी में डाल दिया जाए, जहां पहुंचना राजपूतों के बस में हो या ना हो। जो भी हो, खिलजी को अधिक इंतजार करवाना अच्छा न था। अभी तो उस कामांत को पद्मिनी के सिवाय कोई सुध न थी। दिल्ली वापस चले जाने पर न जाने उसकी मांग क्या हो। खिलजी के शिविर के साथ जो विशाल सेना थी, उससे पार पाने के लिए कम से कम इतने योद्धाओं की आवश्यकता तो थी ही, अतः 700 पालकियां तो चाहिए ही थी। चुनौती सचमुच ही बहुत बड़ी थी। मात्र 3 दिन और 700 राजसी पालकियों का निर्माण, यह अभियोजन कैसे पूरा होगा? इसी सोच ने बादल और गोरा को चिंता सागर में गोते खाने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए वे मर्यादा भूलकर महारानी शाह को वार्ता के बीच में ही टोक बैठे थे, अन्यथा ऐसी अशिष्टता तो वे कभी सपने में भी नहीं कर सकते थे। महारानी पद्मिनी भी उनके मन की हालत जानती थी, इसलिए उन्होंने इस ओर ध्यान ही न दिया था और उन्हें भी अपने ही समान मनु और मय सरदारों पर भरोसा करने को कहकर युद्ध के लिए अन्य तैयारियां करने को कह दिया था। दोनों रणबांकुरे जी जान से आज्ञा पालन में जुट गए थे। देखते ही देखते महल के विशाल प्रांगण में लोहारों और बड़ियों की छोटी मोटी सेना ही जमा हो गई। वे किस रास्ते से दुर्ग में आए थे, ये भी एक रहस्य ही था।
पूछने पर महारानी सा ने बताया कि दुर्ग का निर्माण भी मनु और मय के पूर्वजों ने ही किया था और ऐसे ही किसी संकट से निपटने के लिए दुर्ग में एक गुप्त मार्ग बनाया गया था। आज उसी का प्रयोग हुआ था और दुर्ग के बाहर तैनात मुगल गुप्तचरों को भनक भी न लगी थी कि भीतर क्या हो रहा था। गोरा और बादल कुछ आश्वस्त हुए जब उन्होंने काम की गति को देखा। वे मान गए कि महारानी सा ने मनु तथा मय सरदारों को विश्वकर्मा पुत्र कहकर परिचित क्यों करवाया था। जैसी शिल्पशीलता उनके काम में देखने को मिल रही थी, उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल था। उनकी देखरेख में नेहायों, वसूलों व रुखानियों पर हथौड़ियों की लगातार चोट और हथियारों की धार तेज करने के लिए सांड पर रगड़े जाने से निकलती आवाजों से महारथियों के हौसले ऐसे बुलंद होने लगे थे, मानो जयघोष सुनाई दे रहा हो। देखते ही देखते 700 पालकियां बनकर तैयार हो गईं और 3 दिनों के अंदर ही विभिन्न प्रकार के युद्धास्त्र यथा ढाल, तलवार, भाला, बर्छा, बल्लम, दुधारू, धनुष, तीर, तरकश, कवच, जीरा बस्तर, लाठियों में छिपे बल्लम आदि के ढेर लग गए। एक सवाल अभी भी गोरा और बादल के मन को मत रहा था कि आखिर महारानी ने सभी 700 पालकियों को नया बनाने के लिए क्यों कहा। दुर्ग के भीतर अनेक पालकियां पहले ही थीं, उन्हें भी तो काम में लाया जा सकता था। हथियार भी थे, फिर भी नए ढंग के हथियार बनाने को कहकर महारानी क्या साबित करना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने पालकियों की अंदरूनी बनावट को देखा तो समझ गए कि आखिर महाराज रतन सेन ने किस नारी रतन को पाने के लिए सिंगल द्वीप तक की अति दुष्कर यात्रा की थी और क्यों इतने कष्ट सहे थे। पालकियों की भीतरी बनावट ऐसी थी कि उनमें छिपे हथियारों को देखा ही नहीं जा सकता था। वे पालकी की भीतरी शोभा का अंग ही प्रतीत होते थे। रास्ते में मुगल प्रहरी जब पालकियों के पर्दे हटाकर भीतर झांकते भी तो उन्हें भनक नहीं पड़ती कि क्या होने वाला था। दोनों महारथियों ने मन ही मन उस शिल्प शक्ति को प्रणाम किया जो राष्ट्र को संकट से उबारने का साधन बनने जा रही थी। समय पर कार्य पूर्ण होते ही गोरा और बादल ने गदगद होकर मनु तथा मय सरदार को अपने कंधों पर बिठा लिया था और उसी प्रकार महारानी के पास ले आए। गोरा और बादल को युद्ध के लिए कूच करने की अंतिम तैयारी करने का आदेश देकर महारानी पद्मिनी ने शिल्प सरदार मय और मनु को अपने पास ही रोक लिया। दरअसल वे पुनः आश्वस्त हो लेना चाहती थी कि मनु सरदार ने ठीक वैसा ही किया है जैसा उन्होंने उसे करने के लिए कहा था। महारानी ने उनसे कहा था कि महाराणा रतन सेन के हाथों में पड़ी हथकड़ियों को काटने के लिए स्वयं उन दोनों भाइयों में से ही कोई जाएगा। तय हुआ कि मनु महारानी की पालकी में बने गुप्त स्थान पर छिपा रहेगा, कोई चाहकर भी उसे देख न सकेगा। यदि प्रहरी और गुप्तचर महारानी की पालकी की तलाशी भी ले ले तो वे न तो मनु को ही देख पाएंगे और न ही पालकी की भीतरी नक्काशी में छिपे औजारों को ही। इसी लिहाज से महारानी की पालकी अपेक्षाकृत बड़ी बनाई गई थी, जो स्वाभाविक रूप से शाही पालकी ही दिखाई देती थी। इसके कहार भी 4 की जगह 6 रहने वाले थे। बादशाह को कहा जाएगा कि महारानी उसके पास जाने से पहले एक बार अकेले में अपने पति महाराणा रतन सेन से मिलना चाहती है। जब महारानी की पालकी महाराणा रतन सेन के तंबू में पहुंच जाएगी तो मनु गुप्त स्थान से निकलकर बाहर आएगा और पालकी में ही छिपाए गए अपने औजारों से महाराणा की हथकड़ियों को काटकर उन्हें मुक्त कर देगा। महाराणा पालकी में उसी स्थान पर छिप जाएंगे जहां छिपकर मनु वहां तक पहुंचा होगा। महाराणा की जगह उनका वेश धारण कर मनु स्वयं बंदी बनकर खेमे में रुका रहेगा ताकि किसी प्रकार की शंका न हो। जब महारानी पद्मिनी महाराणा रतन सेन को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगी तो संकेत होगा और पालकियों में छिपे योद्धा और कहार वेशधारी रणबांकुरे शत्रु दल पर टूट पड़ेंगे और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मनु शिल्पी था, वो सैनिक भी हो सकता था पर नायक नहीं। लेकिन अपनी जान पर मंडराते खतरे को सुनिश्चित जानकर भी प्राणोत्सर्ग की इस चुनौती को इस तरह से स्वीकार किया, मानो कोई बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा हो। योजनानुसार इन 700 पालकियों को लिए हुए बादल और गोरा खिलजी के खेमे में पहुंच गए। महाराणा से मिलने के लिए महारानी को इजाजत मिल गई। आगे वाली पालकी के साथ 5 पालकियां भी उस तंबू में पहुंच गई, जहां महाराणा हथकड़ियों में जकड़े थे। महाराणा के हाथों की हथकड़ियों को मनु सरदार ने तुरंत काटकर उन्हें बंधन मुक्त कर दिया।
बेड़ियां काटते काटते ही उसने पूरी योजना से महाराणा को अवगत करा दिया। मनु के अदम्य साहस और अद्भुत त्याग से महाराणा का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर मनु सरदार को इस प्रकार से अपने सीने से लगा लिया जैसे संजीवनी लेकर आए हनुमान को श्री राम ने अपने गले लगाया था। राजा और रानी दोनों अत्यंत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर चित्तौड़ के गढ़ की ओर उड़ चले। उनके सुरक्षित निकलते ही योजनानुसार संकेत हुआ और पालकी में बैठे रणबांकुरे राजपूत स्त्री रूप त्याग कर पालकियों में छिपाए गए हथियार निकालकर बादशाह के लश्कर पर टूट पड़े। लश्कर में भगदड़ मच गई। खिलजी समझ न पाया कि यह क्या हो रहा है। छली के साथ छल हुआ था और ऐसा छल कि उसे वो कभी भूल न सके। अलाउद्दीन खिलजी अपना समूह लेकर दिल्ली की ओर लौट पड़ा। जीत की इस कहानी को मनु और मय के शिल्प तथा बादल और गोरा के शौर्य ने लिखा था।